नमस्कार दोस्तों, मैं मीना यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन प्लेनेट। आज हम इस वीडियो में परिवार जो टॉपिक है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। परिवार जो टॉपिक है उसकी वीडियो पहले आ चुकी है। यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सामाजिक बुराइयां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, इसके प्रश्नोत्तरों को। तो प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले यदि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहला प्रश्न है, बालक की प्राथमिक पाठशाला कौन सी है? यानी कि बालक की प्राथमिक पाठशाला है समाज, विद्यालय, परिवार या फिर आस पड़ोस। तो इसका सही जवाब होगा परिवार। जो परिवार है वही बच्चे की पहली पाठशाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसने दिया? देखिए, हमने जितने भी परिवार टॉपिक पर जितनी भी परिभाषाएं जिन जिन भी समाजशास्त्रियों ने दी है उन सब की परिभाषाओं से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाई है। उसका लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में परिवार का अर्थ ही संयुक्त परिवार है, ये किसने कहा? डॉक्टर कर्वे ने, डॉक्टर के एम कपाड़िया ने, रजनी कोठारी ने या प्रभु का? किसका ये कथन है? तो ये कथन है के एम कपाड़िया का। के एम कपाड़िया ने कहा कि भारत में परिवार का मतलब ही संयुक्त परिवार है। नेक्स्ट है, विवाह उपरांत बने परिवार को कहते हैं, विवाह के बाद जो परिवार बनता है उसको क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं कि संयुक्त परिवार कहते हैं कि प्रजनन परिवार कहते हैं या मातृवंशीय परिवार कहते हैं? तो विवाह के बाद जो परिवार बनता है उसको प्रजनन परिवार कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मूल परिवार होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रजनन परिवार और दूसरा होता है प्रभव परिवार। प्रभव परिवार, ये दो अलग अलग मूल परिवार के दो टुकड़े कर दिए, प्रजनन परिवार और प्रभव परिवार। अब ये प्रजनन परिवार तो क्या हो गया कि जब माता पिता बच्चे पैदा करके जो परिवार बनता है, माता विवाह होता है, विवाह होने के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों से मिलकर के जो परिवार बनता है उसको तो प्रजनन परिवार कहते हैं। और बच्चे जो होते हैं उनके लिए उनके माँ बाप, बच्चों का परिवार क्या है? उनके माँ बाप शामिल है उनके परिवार में। तो बच्चों के लिए उनके माँ बाप, यानी कि जहां पर वो पैदा हुए हैं, तो बच्चे के लिए वो जो परिवार होता है वो प्रभव परिवार कहलाता है। तो ये दो तरीके के परिवारों को परिवारों के रूप में इसने वार्नर ने इसको बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? कौन पूरे संयुक्त परिवार को नियंत्रित कौन करता है? पिता करता है कि माता करती है या परिवार का मुखिया करता है या उपरोक्त सभी? तो देखिए, संयुक्त परिवार में परिवार का संपूर्ण नियंत्रण परिवार का मुखिया करता है। अब परिवार का मुखिया कौन होता है? तो उस परिवार में सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो है वो ही उस परिवार का मुखिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल परिवार की विशेषता। इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से एकल परिवार की विशेषता कौन सी है ये बताना है। तो बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव व अपनापन, बच्चों की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास, वृद्धि एवं बच्चों की देखभाल संभव, वृद्धि नहीं, वृद्ध है, वृद्ध यानी कि बूढ़े, वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल संभव, बच्चों में दूसरों पर आश्रित रहने की प्रकृति का विकास। तो एकल परिवार की विशेषता पूछिए। देखिए, एकल परिवार में बच्चे जो है वो ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं, माँ बाप और बच्चे ही रहते हैं। तो माँ बाप जब अगर दोनों सर्विस वाले हों या कमाने चले जाते हैं तो बच्चे मोस्टली अकेले रहते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव और अपनापन नहीं रहता है, क्योंकि वो केवल अपने आप में ही सिमटे हुए रहते हैं। दूसरा है, बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। चूंकि बच्चे डिपेंडेंट नहीं रहते किसी के ऊपर, इसलिए उनमें खुद में निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो ये परिवार की, एकल परिवार की विशेषता है। नेक्स्ट है, वृद्ध एवं बच्चों की देखभाल संभव। तो एकल परिवार में वृद्ध रहते ही नहीं है तो उनके देखभाल की तो संभावना ही नहीं रहती। बच्चों में दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति। तो बच्चे दूसरों पर आश्रित नहीं रहते, एकल परिवार में बच्चे खुद निर्णय ले सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? यहाँ पर परिवार की विशेषता की बात कर रहे हैं कि परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है। कम से कम दो विभिन्न लिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है,
समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा दायित्व होता है। तो परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। देखिए परिवार जो होता है, सबसे पहले तो परिवार होता क्या है कि परिवार दो या दो से अधिक विभिन्न लिंग व स्वभाव के व्यक्तियों का एक साथ रहना, और एक साथ रहने के बाद जो तंत्र बनता है वही परिवार कहलाता है। तो परिवार तो पहला तो है विशेषता। तीसरी चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि जब परिवार होता है उसमें जो भी आवास होता है वो सबके लिए समान होता है, सभी के लिए भोजन भी समान होता है, और जो भी बाकी सामान है, सामाजिक क्रियाएं हैं, वो सब पूरे परिवार के लिए बराबर होती है, बराबर रूप से उनका उपयोग किया जाता है। तीसरी चीज़, बच्चों की और उस परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व भी परिवार का ही होता है। तो ये तीनों तो इसकी विशेषताएं हैं। क्या वो विशेषता नहीं है कि सदस्य जो है परिवार के, उन सभी सदस्यों की आय जो है, आमदनी जो है, उसको अलग अलग जमा करवाना परिवार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार का क्या मतलब है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ रहते हों। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी सब साथ रहते हों। केवल पति पत्नी साथ रहते हों। तो इनमें से एकल परिवार कौन सा है? भाई परिवार तो 1950 के पहले भी थे और उसके बाद भी है, तो ये तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार इससे तो कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता, दादा दादी ये सब रहते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त परिवार, तो ये भी एकल परिवार नहीं है। नेक्स्ट है केवल पति पत्नी। जब केवल पति पत्नी की बात करें तो पति पत्नी के साथ उनके बच्चे भी रहते हैं, वो एकल परिवार होता है। यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आएगा कि माता पिता यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे साथ रहते हो तो वो परिवार एकल परिवार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द फैमिली नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी? मैरिस जिन्सबर्ग, ओगबर्न निमकोफ, एडवर्ड रोस व एडवर्ड सेपिर। तो ये जो पुस्तक है द फैमिली, इसके समाजशास्त्री कौन थे? ओगबर्न व निमकोफ। ओगबर्न और निमकोफ द फैमिली नामक पुस्तक के लिखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार को जीवन के प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? किसने कहा कि जो परिवार जो है वो जीवन की सबसे पहली पाठशाला है? किसने कहा? दुर्थिम ने, मैक्स वेबर ने, प्लेटो तथा अरस्तु ने, या स्पेंसर ने? तो जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार को कहा है प्लेटो तथा अरस्तु ने। ऐसा सामाजिक समूह, नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? समाज कहते हैं कि परिवार कहते हैं कि समुदाय कहते हैं या समिति कहते हैं? तो ऐसी जो व्यवस्था है या ऐसा समूह है उसको क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं तथा जिस परिवार में हम जन्म देते हैं क्रम से कहलाते हैं। अभी मैंने दो परिवारों की बात करी थी, प्रजनन परिवार और प्रभव परिवार, तो इनमें से इनको क्रम से क्या कहेंगे? तो अभी ये तो मैंने आंसर ही बता दिया, तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर होगा क्योंकि इसी में ही दोनों लिखे हुए हैं। अब यदि एक ऑप्शन में इन दोनों को आगे पीछे कर दिया जाता, प्रभव आगे और प्रजनन पीछे, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वो परिवार तो कहलाता है प्रभव परिवार, और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं यानी कि माता पिता का जो परिवार होता है वो तो होता है प्रजनन परिवार, और बच्चों के लिए वो परिवार जो है वो प्रभव परिवार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आईपी देसाई एवं केएम कपाड़िया के योगदान की संबद्धता है इनमें से किसमें? परिवार व्यवस्था में, वर्ग व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में या धर्म व्यवस्था में? तो इन दोनों ने जो अपना योगदान दिया था किसमें? परिवार व्यवस्था में। नेक्स्ट है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है, प्राथमिक समूह, हम समूह, प्राथमिक समूह, यहाँ पे क्या आएगा? प्राथमिक समूह, हम समूह, उसके बाद अर्ध प्राथमिक समूह, यहाँ पे अर्ध प्राथमिक समूह आएगा, और समुदाय। तो किसी भी समाज में परिवार जो है वो प्राथमिक समूह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह का। नेक्स्ट प्रश्न है, दो या दो से अधिक नाभिकीय परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकक आर्थिक इकाई को कहते हैं।
एक एक परिवार, संयुक्त परिवार, उत्पादक परिवार या विस्तारित परिवार। तो ये दो या दो से अधिक परिवार जो कि एक नाभिकीय परिवार है। नाभिक परिवार का मतलब हो गया एकल परिवार है, दो से ज़्यादा, और उनको मिला करके जो एकक आर्थिक इकाई बनती है उसको विस्तारित परिवार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। जो पारंपरिक भारतीय परिवार थे उनकी क्या विशेषता है? क्या वो संयुक्त परिवार प्रणाली से थे, पितृसत्तात्मक प्रणाली थी, परिवार थे, संस्कारों और आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती थी, या उपरोक्त सभी? तो जो पारंपरिक भारतीय परिवार है वो परिवार, सबसे पहली चीज तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, पितृसत्तात्मक हुआ करते थे, परिवार की जो सत्ता है वो पिता के हाथ में होती थी, और परिवारों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती थी वो संस्कार और आदर्श होते थे, उन्हीं को ही प्राथमिकता दी जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रवर का अर्थ है। प्रवर का क्या मतलब होता है? गोत्र, दूसरा वर्ग, श्रेष्ठ ब्राह्मण, या समान पूर्वज और समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा, समान पूर्वज और समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाला प्रवर कहलाता है। नेक्स्ट, इनमें से विवाह की आवश्यक जैविक योग्यता है। कौन सी विवाह के लिए आवश्यक योग्यता है, वो कौन सी है? सबसे पहला, प्रजनन की क्षमता, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो विवाह है उसके लिए आवश्यक जैविक योग्यताओं में ये जरूरी है, क्योंकि विवाह के बाद प्रजनन की बात आती है, तो प्रजनन की क्षमता होनी चाहिए और दूसरी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है परिवार की सामान्य विशेषता है। परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, वंश नाम, सामान्य निवास, या सभी। तो देखिए विवाह संबंध भी परिवार में पाए जाते हैं, वंश का नाम भी पाया जाता है, मातृवंशीय है कि पितृवंशीय है, और सामान्य रूप से वो परिवार पूरा निवास भी करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम सामाजिकरण है। सामाजिकरण, प्रथम सामाजिकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षक का अनुसरण करना। तो प्रथम सामाजिकरण जो है उसका मतलब होता है शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। नेक्स्ट प्रश्न है लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है या कथन सही हो सकता है? ये बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि लड़के जो है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है कि विद्यालय से होता है, या सांस्कृतिक केंद्र से होता है, या धार्मिक केंद्र से होता है? तो सबसे पहले बच्चों में जो सामाजिकरण का जो पहला पाठ पढ़ाया जाता है वो कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही कथन बताना है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज प्रथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो देखिए एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार से दहेज प्रथा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दहेज प्रथा हर तरीके के परिवार में पाई जाती है, जो चाहे एकल हो या संयुक्त हो। उसके बाद एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ एकल परिवार हो वहाँ बाल श्रम करवाया जाए, बच्चों को अपनी शिक्षा संपूर्ण करवाई जाती है, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है दहेज प्रथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि दहेज प्रथा और बाल श्रम ये दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये सामान्य बात शहरों में ही नहीं गाँवों में भी सामान्य है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, दहेज प्रथा बाल श्रम ये दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परिवार का सबसे छोटा रूप है। नाभिकीय परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा हो गया? नाभिकीय परिवार। परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है? परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? मैक्स मूलर ने, डॉक्टर इरावती कर्वे ने,
मनु ने या के.एम. कपाड़िया ने? तो परिवार को भारत की आदि परंपरा जो है वो मैक्स मूलर ने कहा है। नेक्स्ट, किसके अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक संबंधों से गठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सर्जन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। ये किसने कहा है कि परिवार जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके बीच में या तो विवाह संबंध पाए जाते हैं, या रक्त संबंध पाए जाते हैं, दत्तक संबंध पाए जाते हैं, और उसमें सामान्य संस्कृति का सर्जन करने के लिए, पोषण करने के लिए माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ये सब अंतःक्रिया करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। तो ये किसने कहा? मन ने, बर्गेस एंड लोक ने, फ्रोबेल ने या फिर रिमांड ने? तो ये किसने कहा? तो ये कहा बर्गेस एवं लोक ने। नेक्स्ट प्रश्न, माता के पास सत्ता वाला जो परिवार है वो क्या कहलाता है? मातृ सत्तात्मक परिवार। यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रोस है, मॉर्गन है, टॉयलर है या फिर बिफॉल्ट है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बिफॉल्ट। ये जो है ये यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक है। इसका मतलब क्या है यौन साम्यवाद सिद्धांत का? कि आदिकाल में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध बना सकता था। ये है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है उद्विकायम सिद्धांत के प्रवर्तक है। उद्विकायम सिद्धांत के प्रवर्तक मॉर्गन, लोक, फ्रोबेल या जुकरबर्ग? तो इसका आंसर आ जाएगा मॉर्गन। तो ऊद कायम का मतलब होता है परिवार की उत्पत्ति एक निश्चित क्रम में विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से हुई है। ये है ऊद कायम सिद्धांत कि परिवार की जो उत्पत्ति है वो एक निश्चित क्रम में विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक व प्रवर्तक कौन है? तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन किसने दिया? सुकरात ने, प्लूटो ने, टॉयलर ने या फिर पेस्टोलॉजी ने? तो आंसर आ जाएगा टाइलर ने। यदि पितृसत्तात्मक की बात करें तो ये कहा था अरस्तु और प्लेटो ने। नेक्स्ट प्रश्न है एक विवाह सिद्धांत के प्रतिपादक है। एक विवाह और बहुविवाह, विवाह के आधार पर भी दो तरीके के होते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह जिसमें एक ही विवाह करता है, एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा, जबकि बहुविवाह के अंदर क्या होता है कि एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी कर सकती है और एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी कर सकते हैं। इसको कहते हैं बहुविवाह। तो एक विवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पेस्टोलॉजी, वेस्टरमार्क, अरस्तु या जुकरमैन? तो इसका आंसर होगा वेस्टरमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है परिवार में पति पत्नी का संबंध है। परिवार में जो पति पत्नी रहते हैं उनमें किस प्रकार का संबंध होता है? दाम्पत्य संबंध होता है, सहोदर संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि हमारे चैप्टर में परिवार के साथ संबंध भी है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो आंसर आ जाएगा दाम्पत्य संबंध। पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य संबंध पाया जाता है। माता पिता एवं बच्चों के संबंध तथा भाई बहन के संबंध जो हैं वो क्या कहलाते हैं? माता पिता और उनके बच्चे, उसके साथ साथ भाई बहन, ये जो संबंध है ये क्या कहलाता है? दाम्पत्य संबंध, सहोदर संबंध, पिता पुत्र संबंध, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहोदर संबंध। किस परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है? कौन से परिवार में होता है ऐसा? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, विस्तृत परिवार में, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे जो है वो एकल परिवार के जो बच्चे हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आत्मनिर्भर, और निर्णय लेने की क्षमता का विकास उनमें होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एकाकीपन की भावना होती है, अकेलेपन की भावना जो है वो कौन से परिवार में होती है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, विस्तृत परिवार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकल परिवार में। नेक्स्ट प्रश्न है वह परिवार जिसमें पति पत्नी अपने बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हों वह कौन सा परिवार है? अनुपूरित एकल परिवार, उपमूल परिवार, अनुपूरित मूल परिवार या मूल एकल परिवार?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल एकल परिवार, जिसमें पति पत्नी और अपने बच्चे, उनके बच्चे, मूल तो माता पिता हो गए और उनके बच्चे यदि साथ रहते हो या नहीं रहते हो तो मूल एकल परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा यह घोषणा की गई कि अगर कोई हिंदू शिक्षा के यदि कोई हिंदू शिक्षा के द्वारा कोई संपत्ति बनाता है तो यह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, चाहे उसकी शिक्षा का खर्च संयुक्त परिवार द्वारा उठाया गया हो। ये कौन से किसने घोषणा की थी, किसके द्वारा यह घोषणा की गई कि भाई हिंदू शिक्षा के आधार पर यदि कोई संपत्ति अपनी शिक्षा के आधार पर संपत्ति बनाता है तो वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, भले उसकी पढ़ाई का खर्चा संयुक्त परिवार ने उठाया हो। तो हिंदू विद्याधन अधिनियम 1930, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू विद्याधन अधिनियम 1930। नेक्स्ट प्रश्न है, रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? परिवार का कार्य कौन सा नहीं है? सामाजिक सुरक्षा, वंश वृद्धि, सामाजिकरण, यौन इच्छा की पूर्ति। तो यहाँ पर परिवार का मुख्य कार्य सामाजिक सुरक्षा नहीं है, समाज की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट है, ओकबर्न एवं निमकोफ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं? परिवार का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? क्रीड़ा प्रशिक्षण, आर्थिक कार्य, स्नेह एवं प्रेम, रक्षा संबंधी कार्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रीड़ा प्रशिक्षण जो है वो परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है, वह होता है, यानी कि जन्म जब लेता है तो जो परिवार की संपत्ति होती है उस संपत्ति का अधिकारी जब जन्म लेते ही बन जाता है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? दाएं भाग, मिताक्षरा, सपिंड या सैगोत्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिताक्षरा। लास्ट प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या अनिवार्य शिक्षा। तो शारदा एक्ट का जो संबंध है वो है ऑप्शन ए, बाल विवाह। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न हमने परिवार से संबंधित टॉपिक पर करे हैं। इसके बाद हम टेस्ट लेंगे, उसमें और प्रश्न कर लेंगे जब भी टेस्ट सीरीज शुरू होगी उसके बाद। तो दोस्तों कंटिन्यू आप वीडियो वॉच करते रहें। नेक्स्ट वीडियो आएगी सामाजिक बुराइयां, उसको देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।